नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश शक्ति को सलाम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज नारी को सलाम किया जा रहा है। वैसे आज बदलते वक्त के साथ नारी भी बदली है और हमारी सोच भी। आज नारी उन तमाम बंधनों को तोड़ रही है जिनकी दलीलें देकर उसे ये एहसास दिलाया जाता था कि वो एक नारी है। बल्कि आज की नारी के लिए ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा और ट्रेन भी चलाने लगी नारियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला। सुना है कि वायुयान भी उड़ाने लगी हैं बेटियां। लिहाजा स्वराज एक्सप्रेस आज के इस खास दिन को महिला दिवस के रूप में नहीं बल्कि महिला शक्ति स्मरण दिवस के रूप में मना रहा है। आइए आगे बढ़े। उससे पहले इतना ही जरूर कहूंगी कि देख अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया, नारियों ने आंखें खोली तो घर में उजाला हो गया। अपने इसी हौसले से दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाली इन्हीं तमाम नारियों पर ही है हमारी आज की ये खास पेशकश, शक्ति को सलाम। आज के व्यावसायिक दौर में हम सभी देशवासियों को समय रहते ये समझ लेना चाहिए कि महिलाएं सिर्फ शोभा बढ़ाने की वस्तु नहीं हैं, बल्कि वो जीवनदायिनी हैं, पूजनीय हैं, मातृशक्ति हैं। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर की सबसे सुंदर और अनमोल रचनाओं में से एक है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम सभी देशवासियों को ये संकल्प भी लेना चाहिए कि वो महिलाओं का तहे दिल से सम्मान भी करें और उनके सम्मान के अधिकार की रक्षा करें और उनको समाज में प्रगति करने के लिए समान अवसरों को मुहैया भी करवाएंगे। मैं ये बात गर्व से कहती हूँ कि नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। चलिए अब शक्ति को सलाम करें, उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। बदल गई उसकी पहचान, अब साड़ी नहीं उसकी परिभाषा। वाणी उसकी आज भी मध्यम मधुर सी है, हर वक्त कुछ कर गुजरने की प्रबल सी आशा। तभी तो नारी गढ़ रही है नए नए कीर्तिमान। आज के हिंदुस्तान की नारी अब बात चाहे घर आंगन को महकाने की हो या फिर देश का मान बढ़ाने की, हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। वैसे मौका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का है तो देश के तमाम हिस्सों में नारी शक्ति को सलाम करने के साथ ही उनका सम्मान हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व महिला दिवस पर मंगलवार को महिलाओं के सशक्तिकरण में कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, फानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं ले जिंदगी। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता? एक तबीयत से पत्थर
उछालो तो यारो। आज महिला दिवस पे तमाम जगह महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है। राजधानी में एक जीती जागती तस्वीर है जो महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम बात कर रहे हैं राधा जी की, जो परिवार के भरण पोषण के लिए सुरक्षा गार्ड का काम तो करती हैं और साथ में राजधानी की सड़कों पे ऑटो चलाते हुए भी दिख जाती हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करने की कोशिश की जा रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिंदगी का ये सफ़र है उसमें कितनी चुनौतियां उनको देखने को मिल रही हैं। राधा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कब से ये काम चल रहा है और दिन भर की दिनचर्या क्या रहती है? सर, मेरा ये काम लॉकडाउन जब से ही लगा है, जब से ही मेरा ये ऑटो उठा है। और उसके बाद लॉकडाउन के बाद मैंने सब्जियाँ बेची है खूब इसमें। और उसके बाद मैं यहाँ गार्ड की ड्यूटी करती हूँ 10 से 6 NHM स्वास्थ्य मिशन। उसके बाद 10 से 6 की जो ड्यूटी रहती है उसके बाद मैं पार्ट टाइम में ऑटो चलाती हूँ। सवारी सैर सपाटे से चलाती हूँ और जहाँ की सवारी मिलती है वहाँ से लाती हूँ छोड़। वाकई कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस हिम्मतियों का न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में भी डंका बजता रहा है। मैदान चाहे खेल का हो या फिर युद्ध का, इन्होंने हर जगह तिरंगे को शान से लहराया। मदर टेरेसा हो या लता मंगेशकर या फिर मैरी कॉम, भारत की झोली में खुशियां भरी है तमाम। देश की बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं, खेल कूद कर आगे बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, रंग कला की दुनिया के साथ ही फिल्मी पर्दा हो या फिर इंडियन आर्मी, हर जगह बेटियों की बहार है। और यही बेटी एक दिन माँ बनकर तमाम प्यार लुटाती है। मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, हर वक्त प्यार लुटाती है। वाकई नमन है ऐसी नारी को। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी खास पेशकश शक्ति को सलाम में हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आइए तारुफ आपका करवाते हैं। कराची की नेशनल खिलाड़ी और ब्लैक बेल्ट रीना गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रीना जी, बहुत स्वागत है इस वक्त आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मोटिवेटर संयुक्ता बैनर्जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। संयुक्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं समाज सेवी उर्वशी रघुवंशी जी, आपका भी बहुत स्वागत है उर्वशी जी। और रायपुर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं साहित्यकार समाज सेवी डॉक्टर आकांक्षा दुबे जी। आकांक्षा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही फोन पर जुड़ेंगे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील संगीता जोशी जी, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं संयुक्ता जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सवाल शायद आप जानती होंगी कि मैं आपसे क्या सवाल करना चाह रही हूँ, लेकिन हाल ही में एक बेटे की माँ बनी हैं आप। शाश्वत नाम है, बहुत प्यारा नाम है। इतना बड़ा फैसला जब आपने लिया तो डर नहीं लगा? रश्क, बेटे की माँ बनना, बच्चे को जन्म देना, इसमें डर नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है कि आपका सवाल ये है कि मैंने एक सिंगल मदर या एक स्पिंस्टर मॉम कहे वो बनने का फैसला लिया, तो वो कैसे लिया। डर नहीं लगा, क्योंकि मैं कई बार ये कह चुकी हूँ कि मैं एनी विच वेज माँ बनना चाहती थी, बायोलॉजिकली नहीं। तो मैंने सोचा था मैं अडॉप्ट करूंगी, तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस मेरा क्लियर था कि मैं एक बच्ची अडॉप्ट करूंगी और उसका पालन पोषण करूंगी। लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लगा कि इससे पहले वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो टिक टिक करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो मुझे लगा मुझे अब एक जो है डिसीजन ले लेना चाहिए, अगर वाकई में मैं चाहती हूँ माँ बनना। तो फिर मैंने सोचा कि क्या बायोलॉजिकल माँ नहीं बना जा सकता है, एनीवेज अगर अडॉप्शन नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे रास्ते तलाशे, और चूंकि मैं कॉन्शियसली पहले से क्लियर थी तो डर नहीं लगा। पर ये भी नहीं कहूंगी कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। मैं खुद को लेकर तो बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन मुझे लगता है जब आप किसी एक जान को इस दुनिया में लेकर आते हो, और वो भी इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि आप जो नॉर्म्स सोसाइटी ने सेट किए उनको तोड़ने वाले हो, तब आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ कर रहे हो, तो आप पर जो भी उसका असर हो, आप शायद सक्षम भी हो उसको झेलने के लिए। लेकिन क्या वो बच्चा उतना सक्षम बन पाएगा? मैं उसे उस तरह से नर्चर या उसकी परवरिश कर पाऊंगी कि वो भी इस बात को समझे कि ये सिर्फ मेरी एक जिद नहीं थी या सिर्फ मेरा एक पागलपन या सपना नहीं था। मैं वाकई में चाहती थी कि वो आए और हम एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर कल की तरफ बढ़े। तो कहीं ना कहीं मैं क्लियर थी, और मुझे हमेशा से लगता है मैं मेंटली बहुत क्लियर हूँ अपने डिसीजंस को लेकर रही हूँ। तो मुझे लगा कि ये भी मैं कर सकती हूँ, और अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि और भी लोगों ने किया है, या मेरे सामने उस तरह से एग्जाम्पल्स नहीं थे। अगर होते तो मुझे और हिम्मत मिलती।
बिल्कुल वाकई में, क्योंकि संयुक्ता जी जिस वक्त ये सबके सामने आया, जब सबको पता चला, तभी एक वोकैबलरी भी लोगों ने सुनी स्पिंस्टर मदर की भी, तो ये भी एक नया वर्ड था सभी के लिए। रीना जी आपके पास आना चाहूंगी, और क्योंकि अमूमन हमने खेलों में देखा है कि कई तरह के खेल होते हैं, हॉकी खेलती हैं लड़कियां, वॉलीबॉल खेलती हैं, फिर क्रिकेट भी खेलती हैं, लेकिन आपने कराटे खेलना ही पसंद किया है। हाँ जी, जैसे कि आपने देखा है काफ़ी लड़कियां बैडमिंटन खेलती है, वॉलीबॉल खेलती है, बट कराटे एक ऐसा गेम होता है, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, मतलब आप खुद की स्वयं रक्षा कर सकते हैं, आत्मरक्षा कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में, हमारा देश की जो संस्कृति है वो पहले से ही नारी पूजनीय है, हम जानते हैं। फिर बहुत सी कुरीतियाँ आई हैं हमारे समाज में, बहुत सी कुरीतियाँ आई हैं, जिसके कारण हमारे देश में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हमने सामने देखने को आई है। फिर अगर हम मतलब मार्शल आर्ट प्लेयर होते हैं तो हमें डर नहीं लगता किसी भी चीज़ का, कहीं बाउंडेशन नहीं होती। हमारी फैमिली वाले बोलते नहीं बेटा यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, बट हम मार्शल आर्ट प्लेयर होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एक अप होता है कि नहीं यार, हम अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकते हैं। और काफ़ी जैसे कि अभी जो नारियाँ सब कुछ कर सकती है लाइफ में, क्यों नहीं कर सकती हैं। हमारी जो नारियाँ हैं वो लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं हमारे देश में, सारे नारियाँ ही हमारे देश की दायित्व कर रही हैं सारी चीज़ों का। जी, तो किस तरह की परेशानियों का सामना आपने किया है, और कहाँ से इसको लेके आपको शिक्षा मिली थी? किसने मोटिवेट किया कि नहीं कराटे आपको सीखना चाहिए, और फिर कराटे सीखते सीखते आपने न केवल स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट किया, बल्कि आप नेशनल प्लेयर भी हैं, ब्लैक बेल्ट भी हैं। यस, ब्लैक बेल्ट। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे लगा कि यार मैं स्पोर्ट्स करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, कुछ डिफरेंट करते हैं, कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा स्पोर्ट्स करते हैं। फिर मुझे लगा कि कराटे करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को इतना बाउंड किया जाता है कि नहीं यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। फिर मुझे लगा कि मैं कराटे ज्वाइन करती हूँ। फिर मैंने टीटी नगर स्टेडियम में कराटे ज्वाइन किया, काफ़ी यहाँ से सपोर्ट मिला। यहाँ के कोचेस वगैरह सारे बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे अच्छा सा सिखाते हैं, सारी बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पे, सारी फैसिलिटीज़ हैं। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आने लगे। फिर मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में मैं भर्ती हुई, फिर वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट मिला, मुझे प्रोत्साहित किया गया वहाँ पर भी कराटे को लेके। और जैसे कि हमारे बेटी बचाओ योजनाएं, काफ़ी योजनाएं भी हमारे प्रदेश में चल रही हैं, तो सपोर्ट महिलाओं को काफ़ी अभी मिल रहा है। स्पोर्ट्स को लेके भी काफ़ी वैकेंसी वगैरह आ रही है हमारे प्रदेश में, काफ़ी स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जी, उर्वशी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। सशक्त नारी सशक्त कल का नारा हर कोई देता है। बतौर अगर हम बात करें जी, तो अगर हम बतौर बात करूं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि बतौर समाज सेवी आपने कितना नारियों को सशक्त देखा है? क्योंकि एक दिन रहता है इंटरनेशनल वुमेन डे के तौर पर, हम 8 मार्च को तो सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसके बाद क्या स्थिति रहती है, उसके पहले क्या स्थिति रहती है? क्या वाकई में आप आज नारियों को सशक्त देख पा रही हैं, जिस तरह से नारा दिया जा रहा है, बुलंद किया जा रहा है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इस देश की, इस पूरे दुनिया की महिलाओं के लिए आज जो दिवस है मनाया जा रहा है हमारे बीच, एक नारी को जो सम्मान देने का, वैसे तो एक पर्टिकुलर दिन होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे देश में एक दिन है, नारी को तो रोज़ सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, मैंने 2021 में एक सपना देखा था कि मेरा खुद का काम करने का, कि मैं खुद अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करूं। लेकिन मेरा ये सपना था कि मैं एक महिला हूँ। मैंने उस लॉकडाउन के दौरान ऐसी कई महिलाओं को देखा जो टैलेंटेड है, स्किल्ड है, लेकिन उस सिचुएशन में उन्होंने इतना सफ़र किया। जब हमारे यहाँ कोविड चल रहा था और उनके पास कोई काम नहीं था, जो छोटा मोटा वो काम करती थी आसपास की घरों में जाके, उनके जो तो उनका टैलेंट दब रहा था। वो उस दौरान ऐसा हुआ था कोरोना के टाइम में कि वो काम से भी उन्हें निकाल दिया गया था। तो मैं ऐसी बस्तियों में गई जहाँ मैंने देखा कि महिलाएं बहुत टैलेंटेड है हमारी। आपको टैलेंटेड, देखिए टैलेंट आपको कहीं पर भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर टीवी में आप कोई टैलेंट का शो देख रहे हैं तो सिर्फ वही लोग हैं, आपको बस ढूंढने की ज़रूरत है। तो मैं ऐसी छोटी बस्तियों में गई जहाँ महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई में इतनी एक्सपर्ट थी। तो मैं चाहती थी कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, और ये था कि मैं अकेली, इतनी महिलाएं हैं हमारे पास, तो मैं अकेली इतने लोगों के लिए मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कुछ कर पाऊंगी। और मुझे खुद को इतना सपोर्ट कभी नहीं मिला है कि मैं आगे अपना
ग्रुप बनाऊं कि मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है तो मैं मिलके सबका सपोर्ट करूं। तब जाके मैंने सोचा कि एक ऐसा काम शुरू करती हूँ कि मुझसे कई महिलाएं जुड़े और वो भी आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूं। तो मैंने बच्चों का फ्रॉक बनाने का मेरा एक सपना था, तो मैंने महिलाओं को इकट्ठा किया जो सिलाई में होशियार थी, स्किल्ड थी, तो उनको बुलाया, उनको बताया, पूछा कि आप क्या कर सकते हैं, आपको जहाँ प्रॉब्लम्स हो आप सीखिए बिल्कुल। तो कुछ मैंने स्किल्ड लेबर रखी, उसके बाद कुछ ऐसी महिलाएं रखी जिन्हें बस थोड़ा सा बताने की ज़रूरत थी मुझे, और थोड़ा सा बताने के बाद वो खुद अपना काम कर सकती थी। तो ऐसा एक ग्रुप बनाया मैंने और फिर अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया बच्चों की फ्रॉक बनाने का, पिंक फ्लेमिंगो नाम से, क्योंकि चूंकि बच्चों का काम था तो नाम भी मैंने यही सोचा कि पिंक फ्लेमिंगो नाम देते हैं, एक ऐसा बर्ड जो आकाश में उड़ता है। तो मैं चाहती थी कि ऐसी महिलाओं को लेकर मेरा जो व्यापार है वो भी उड़े, और साथ में ऐसी महिलाएं उस सपनों को, उस आकाश को छुए। मतलब मैं ये चाहती थी कि हमारे देश में हर महिलाएं जो अपना सपना पूरा नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें एक माध्यम मिले उनका सपना पूरा करने का। तो ये चीज़ मेरे विचार आया 2021 में। जी बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि नायाब है। और जिस वक्त लॉकडाउन पीरियड था उस वक्त हमने देखा है कि लोगों ने कई तरह की दिक्कतों का सामना किया है। हमारे साथ साहित्यकार एवं समाज सेवी डॉक्टर आकांक्षा दुबे जी भी रायपुर से जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा जी, नए भारत का निर्माण तो महिलाएं कर रही हैं, लेकिन इस नए भारत के निर्माण में क्या वाकई में महिलाओं का निर्माण हो पा रहा है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं कहूँगी कि हाँ, बिल्कुल, नारी को जिस तरह से स्थान दिया जा रहा है और जिस तरह से सशक्तिकरण के रूप में महिलाएं उभर कर आ रही हैं, उनको अवसर दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये नए भारत की नींव जो है वो बहुत सही तरीके से सही दिशा में जा रही है। यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ लिंगानुपात में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो प्रथम स्थान पर है। यहाँ सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो 370 महिलाएं हैं, तो 370 महिला थाने हैं जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से महिलाएं सुरक्षित भी हैं। अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में भी महिलाओं का जो प्रतिशत है 14.4%, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। तो राज्य की दृष्टि से भी हम कहीं ना कहीं सशक्त हुए हैं, और देश की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो भी हम सशक्त हुए हैं, क्योंकि जब हम एक राज्य बढ़ता है तो दूसरा राज्य भी उस प्रतियोगिता का हिस्सा बनना चाहता है, और देखा देखी में ही हम आगे बढ़ते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं नए भारत के सपने को साकार करेंगे। जी वाकई में, और साकार होना भी चाहिए। संयुक्त जी, जेंडर न्यूट्रल होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, और अगर मैं कहूं कि मैं भी आपसे इंस्पायर्ड हूं तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने कई बार आपको सुना है कि जेंडर न्यूट्रल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारी तमाम उन महिला दर्शकों को बताएं कि आखिर क्यों जेंडर न्यूट्रल होना बहुत अनिवार्य है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सृष्टि जो है, ये नेचर जो है, जिसने भी बनाया हो, आप उसे एक एनर्जी माने, उसे कोई नाम दे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका पर्पस यही है कि हम सब आगे बढ़े और बेहतरी के लिए आगे बढ़े। जब हम कहते हैं ना कि जब भगवान जो है वो क्रोधित हो जाते हैं, उनको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा, तो किसी ना किसी बहाने वो ऐसा कुछ भेज देते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा कर देते हैं, वो चाहे नेचुरल कैलामिटी हो या फिर कोविड हो हाल के दिनों में, इस तरह की हम बातें करते हैं जिससे बैलेंस जो है बना रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सृष्टि आगे बढ़े और वो बेहतरी के लिए आगे बढ़े। इसके लिए ज़रूरी है कि पुरुष और महिलाएं दोनों हों, क्योंकि सृष्टि उन्हीं से आगे बढ़ती है, ये फैक्ट है। लेकिन एक पुरुष और एक महिला होने से पहले हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम एक इंसान हैं, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए। क्यों मेरे घर पे सिर्फ इस वजह से मुझे कम खाना दिया जाए, देर से दिया जाए, या ज़्यादा पौष्टिक खाना ना दिया जाए कि मैं लड़की हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूँ मुझे स्कूल ना भेजा जाए, सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूँ मुझे स्कूल भेजने में भी उनको लगे कि अरे बाप रे, स्कूल भेजेंगे, ये लड़की कहीं कुछ कर ना बैठे या इसके साथ कुछ ना हो जाए, वो एक इनसिक्योरिटी भी है। तो ये जो तमाम सवाल होते हैं, तमाम रीतियां बन जाती हैं जो बाद में कुरीतियां बन जाती हैं, इनके पीछे क्या जो आधार है, जो बेस है, वो लिंक है। मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त फोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर लिया है सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं संगीता जोशी जी। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार संगीता जी,
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और आज के दिन को आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देखती हैं कि कोर्ट में कई केसेस आते हैं, आप खुद बताओ सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और आप भी देखती हैं कि महिला संबंधित अपराधों को लेकर कई कानूनों को बना दिया गया है, लेकिन उसका लाभ उस हिसाब से महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है जिस हिसाब से मिलना चाहिए। इसको किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, सबसे पहले सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि न्याय के क्षेत्र में आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, न्याय के क्षेत्र में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका भी ऐसा मानना है कि जिस तरह से फाइल बढ़ती जा रही है केसेस में, तो उनको न्याय जल्दी से जल्दी मिलने के लिए हमें प्रयास सभी को मिलकर करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो रेगुलर परमानेंट मेंबर्स हैं और उन लोगों को, विशेषकर महिला, तो उन एडवोकेट्स को जो डिजर्व करते हैं, उनके लिए यहाँ मीडिएशन ट्रेनिंग हम लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश की ओर से मेरा भी चयन हुआ है उस मीडिएशन ट्रेनिंग के लिए। और मैं यहाँ पर द्वारिका में सेक्टर 14 में मीडिएशन दिल्ली जुडिशियल एकेडमी, इसमें हम लोगों का 28 से मीडिएशन चल रहा है और ये 5 डेज का ट्रेनिंग ये प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये 10 तारीख तक 9 तारीख तक हम लोगों का ट्रेनिंग कल लास्ट है। तो आज महिला दिवस पे मैं यही बताना चाहती हूँ कि मीडिएशन के माध्यम से भी बेहतर, मध्यस्थता के माध्यम से बेहतर हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा मैटर्स को डिस्पोज कर पाएंगे, चाहे वो क्रिमिनल हो, फैमिली मैटर्स हो या सिविल मैटर्स हो। क्योंकि ऑलमोस्ट हमने देखा है समाज में कि बेटों के लिए एक अलग व्यवस्था रहती थी और गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए अलग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे समाज भी अवेयर हो रहा है और बहनों को आगे बढ़ा रहा है। संगीता जी, जिस तरह से जब महिला किसी केस से संबंधित जब आपसे मिलती हैं और जब जज के सामने भी जब उनकी पैरवी होती है, तमाम तरह की चीजें, तो जब महिला जज नहीं होती हैं तब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं खुल के अपनी बात नहीं रख पाती। तो इस स्थिति में केस कितने प्रभावित होते हैं? बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस है रवि मलिमठ जी, उनका भी ऐसा मानना है कि सोशल एंड जस्टिस की साइड पर या फैमिली कोर्ट में या ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की संख्या हाई कोर्ट में भी बढ़ाई जाए, क्योंकि इसको लेकर और ज्यादा से ज्यादा सीनियर एडवोकेट भी महिला एडवोकेट बनाया जाए। तो इनके लिए भी अभी हाल ही में 28 फेब को और 2 और 4 मार्च को 4 दिन इंटरव्यू हुए थे, जिसमें 87 एडवोकेट का इंटरव्यू के लिए चयन हुआ था, सीनियर एडवोकेट के लिए। और सीनियर एडवोकेट का भी आपको पता होगा कि उन्हें वकालतनामे वगैरह की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट अपेयर वो कोर्ट में हो सकते हैं। और इसमें महिलाओं का भी चयन हुआ था, जिसमें आपकी बहन संगीता को भी ग्वालियर से चयनित किया गया था। तो हमने भी अपना इंटरव्यू दिया है। तो उसमें जो महिलाएं भोपाल से, जबलपुर से, इंदौर से 7-8 महिलाएं थी उसमें। तो ये एक नया अच्छा प्रयास है, क्योंकि काफी टाइम से फुल कोर्ट नहीं हो रही थी और 20-20 साल से जो महिलाएं प्रैक्टिस कर रही हैं, बट उनको कोई मतलब एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, जिसमें सीनियर एडवोकेट बेहद जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, वाकई में उनको अप्रिशिएट करना, महिलाओं को उनको आगे लेके आना, तो ये हमारे समाज के भाइयों की जिम्मेदारी है। हमारे समाज के और हमारे जो भी गवर्नमेंट में भी जो हैं या जुडिशरी में जो हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है। तो और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। संगीता जी, क्योंकि हम देख रहे हैं वर्किंग प्लेस पे, चाहे वो सरकारी
दफ्तर हो फिर चाहे प्राइवेट संस्थान हो, जब वर्किंग प्लेस पे महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, उनको मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर जब प्रताड़ित किया जाता है, इससे रिलेटेड एक कमेटी का गठन हुआ था 2013 के आसपास। 2013 में जी, तो संगीता जी, मेरा ये सवाल है कि क्या इस कमेटी का आखिर क्या हुआ और इस कमेटी को आखिर कौन रेगुलेट करता है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है? जी जी जी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जस्टिस भानुमति कमेटी के नाम से 2013 में वर्किंग प्लेस पे उनके साथ उत्पीड़न ना हो, उसके लिए वुमेन अगेंस्ट क्राइम, मतलब उनके साथ तो कुछ भी ऐसा ना हो, और अगर ऐसा होता है तो ये जो कमेटी है ये हर ऑफिसेज में कंपलसरी है और हर ऑफिसेज में होनी चाहिए, सरकारी दफ्तरों में भी और प्राइवेट में भी। और अगर ये मूवमेंट नहीं करती है या ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई जाती है तो इसकी भी शिकायत हम सीएम हेल्पलाइन और ये कहीं ना कहीं हम जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में भी कर सकते हैं। और इसके लिए पीएचक्यू में अभी जैसा कि भोपाल पीएचक्यू में भी इसको कमेटी को यहाँ पर फीमेल्स के लिए बनाया गया है, पीएचक्यू में अलग से महिला उत्पीड़न सेल। तो उसमें जो वो हैं अभी आपके ऑफिसर मकरंद देउस्कर सर, हाँ, मकरंद देउस्कर सर से भी मेरी इस बारे में डिस्कशन हुई थी कि इस कमेटी को अच्छी तरह से एक्टिव रोल इसका अदा अभी क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको बनाना चाहिए। और थानों में भी, मैं तो कहती हूँ थानों में भी न्याय मित्र और इस तरह की कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एक महिला अगर उत्पीड़ित होती है तो वो सीधे अगर थाने जाती है तो वहाँ पर जिस तरह से वो पहली बात तो डरती है उस थाने में भी जाने में, क्योंकि उसे डर लगता है कि प्रेस्टीज इशू है और सामने पुलिस वाला कैसे बात करेगा। वो मतलब वो कहीं ना कहीं जो सेंटर उसकी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया उस सेंटर में जाने से वो डरती है। तो मेरा ऐसा मानना है आपके चैनल के माध्यम से कि इसके लिए भी आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए और एक पीएचक्यू लेवल पे आप डीजीपी को इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि थाने लेवल पे भी एक कमेटी होनी चाहिए जिसको बोलते हैं सिटीजन मॉनिटरिंग कमेटी, जो कि फॉरेन में भी है, लंदन वगैरह जैसे जगहों पे है ये। तो इस तरह की सिटीजन मॉनिटरिंग कमेटी जिस कमेटी के अंदर महिला जो वर्किंग प्लेस पे जाती है तो उसके साथ इस तरह की घटना ना हो, तो ऐसा वो अपना जो भी देश है तो उस ऑफिस में भी एक लेटर के रूप में दे सकती है और कहीं ना कहीं हमारे से संबंधित जो भी थाना होता है वहाँ भी दे सकती है। बहुत शुक्रिया संगीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। संयुक्त जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, तो मैं कह रही थी कि जेंडर न्यूट्रल जो है वो क्या होता है। तो किसी भी अगर लैंगिक आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं के साथ हो, ये पुरुषों के साथ भी हो सकता है, तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। और जब वो बंधन हम तोड़ देंगे, आप देखिए इस फ्रेम में इस वक्त 5 महिलाएं दिख रही हैं। थोड़ी देर पहले संगीता जी भी जुड़ी थी टेलीफोन के माध्यम से, तो हम कह सकते हैं 6 महिलाएं जुड़ी हैं, लेकिन फ्रेम के पीछे बिहाइंड द कैमरा जिसे हम कहते हैं पुरुष है। और हम सिर्फ इस वक्त सामने इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम महिलाएं हैं, और वो सिर्फ इसलिए पीछे नहीं है कि वो पुरुष है। तो कैमरे के सामने आने के लिए और कैमरे के पीछे काम करने के लिए आपका जेंडर जरूरी नहीं है, और ये कहीं पर भी जरूरी नहीं है। महिलाओं के पास एक ये सौगात होती है, नेमत होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, उनके पास गर्भ है और वो सृजन कर सकती हैं। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सत्य है कि अभी भी जिस तरह से ह्यूमन ब्लड सिंथेटिक नहीं बनाया जा सकता है, मेंस सीमन भी सिंथेटिक नहीं बनाया जा सकता है। तो सृजन करने के लिए आपको पुरुष की जरूरत है। तो किसी भी तरह का भेदभाव दोनों में से किसी के साथ जब नहीं होगा, जो कि महिलाओं के साथ ज्यादा हो रहा है, हुआ है, इसलिए हम उनकी तरफ से ज्यादा बोलते हैं। लेकिन जब ये सब पैरामीटर्स जो है खत्म हो जाएंगे, डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे, तो ये जेंडर न्यूट्रल दुनिया होगी। और सिर्फ महिला और पुरुष नहीं, ट्रांसजेंडर और तमाम दूसरे लोग जिनके बारे में हम बात कभी करते भी नहीं है, उनके लिए कोई दिन भी नहीं होता। तो जब ये डिफरेंसेस हट जाएंगे तो हम जेंडर न्यूट्रल हो जाएंगे, और वो दुनिया जरूर
जरूर आएगी और बहुत खूबसूरत होगी। बिल्कुल, वाकई में, और उस दिन का शायद सभी को इंतजार है। रीना जी, जब आपने कराटे खेलना शुरू किया तो किस तरह की दिक्कतों का सामना आपने किया? क्योंकि जब हम अगर डिविजनल लेवल पे हम स्पोर्ट्स के लिए बाहर जाते हैं, घर से निकलते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं। फिर स्टेट लेवल में सिलेक्शन को लेके, फिर जब हम नेशनल पे जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका सफ़र किस तरह का रहा? हाँ जी, मैंने जैसे कराटे चूज़ किया कि मुझे कराटे ही करना है, मार्शल आर्ट, क्योंकि नॉर्मल गेम तो सभी लोग करते हैं, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तो मेरी दादी बोलती थी कि नहीं नहीं बेटा, कराटे नहीं करते हैं, लड़कियां नहीं करती हैं, ऐसे करके पहले मुझे मना किया। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे करना है तो कराटे ही करना है। तो फिर मैंने उनको जैसे जैसे समझा के फिर अपनी कराटे क्लासेस ज्वाइन करी। फिर जहाँ मैं बहुत अच्छा खेलने लगी, फिर मेरा बाहर सिलेक्शन होने लगा स्टेट लेवल पर। तो फिर घर वाले बोलते थे कि नहीं, मम्मा तो हमेशा सपोर्ट करती थी, मम्मी और दीदी मेरी वो सपोर्ट करती थी, पर जैसे दादी पुराने ख्यालात की थी, तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, बाहर नहीं जाना, अपने मतलब यहीं पर रहो, नहीं जाना कहीं बाहर खेलने। फिर मम्मी ने सपोर्ट किया, दीदी ने सपोर्ट किया, फिर मैं नेशनल लेवल पे भी खेली हूँ। फिर ऐसे करके घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया। फिर मुझे देखकर जो मेरे स्कूल की और भी लड़कियां थी, वो लोग भी काफ़ी अच्छे स्तर पर खेली हैं। फिर धीरे धीरे मेरे गाँव में भी कराटे का काफ़ी अच्छा स्कोप अब हो गया है, और जो गर्ल्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अप हो गया है कि उनको भी लगता है कि हम भी खेल सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ें। ये तो रीना जी, आप घर की चुनौतियों से आप पार पाई, लेकिन बाहर जिन चुनौतियों का सामना आपने किया है, तब आपने क्या कुछ फेस किया? बाहर भी काफ़ी चुनौतियों का सामना किया है, पर क्या होता है ना कि जैसे अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अप होता है, आप सारी चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी रहते हो, आप किसी से डरते नहीं हो, आपको जो भी कुछ भी परिस्थितियाँ होती है उसे हैंडल करने का सारा आपको पता होता है कि कैसे मुझे क्या हैंडल करना है, आपको डर कम लगता है। जी बिल्कुल, वाकई में, और डर होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। इसलिए आकांक्षा जी, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की रचयिता, इस सृष्टि की अगर रचयिता कहें, क्योंकि जिस तरह से संयुक्ता जी भी कह रही थी कि बच्चे को जन्म देना कोई मामूली बात नहीं है, तो जो लोग महिला को खासतौर से निस्तेज मान लेते हैं कि इनको हम निस्तेनाबूद कर सकते हैं, इनका हम शोषण कर सकते हैं, ऐसे लोगों का जब आप सामना करती हैं, तब किस तरह के ये भांति भांति के लोग आते हैं, फिर कैसे इन लोगों की आप लोग काउंसलिंग करती हैं? जी, सबसे पहले तो हर एक महिला उस पीड़ा से गुजरती है जब उसे बुरी निगाह उस तक पहुंचती है, जब कोई बुरी बातें, अभद्र शब्द वो सुनती है, तब वो पीड़ा का सामना करती है। जब उसे अपना अस्तित्व बचाना होता है, जब उसे अपनी परछाई तक को सुरक्षित रखना होता है, तब भी वहां पर वो अपनी अस्मिता को असुरक्षित समझती है। और आज जिस डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, जहाँ पर आपके पास SMS या फिर कॉल ऐसे आ जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत अननोन होते हैं, वहां पर भी वो असुरक्षा की भावना महसूस करती है। इन सारी चीजों में सिर्फ एक बात जो स्त्री होने के और माँ होने के नाते मैं समझ पाई, और जो मैं समझती हूँ, मुझे ये लगता है कि हर एक स्त्री का सिक्स्थ सेंस बहुत तेजी से काम करता है। आपको उस चीज को समझना चाहिए। यदि आप उस चीज को समझती हैं तो आप अपने आप को अलर्ट रख सकती हैं। स्त्री के पास वो शक्ति है, यदि वो जन्म दे सकती है तो वो किसी की जान भी ले सकती है। अपनी सुरक्षा का अगर दायित्व हम स्वयं पर रख लें तो निश्चित रूप से हम बहुत हद तक खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे देखती हूँ जब लोगों से मेरा सामना होता है, कुछ लोग डर में, भय में, कभी वो परिवार के सदस्यों से पीड़ित होती हैं, तो कभी ऐसे किसी परिचित से जिससे वो शेयर नहीं कर सकती कि उनके साथ क्या गलत हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति में स्वयं को ही स्ट्रांग बनाना होगा और स्वयं ही स्वयं की रक्षा का बीड़ा भी उठाना होगा। और अपने सिक्स सेंस का ख्याल तो हर एक बच्ची को रखना ही चाहिए। जहां पर भी आपका सिक्स सेंस आपको कहता है कि जरा भी खतरा है, वहां आप थोड़े से सतर्क जरूर रहिए। जी बिल्कुल, वाकई में सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि दुर्घटना कभी भी घट सकती है, नजर हटी की दुर्घटना घट जाती है। उर्वशी जी, क्योंकि शहरों की जो महिलाएं हैं वो सक्षम हो रही हैं, उन्हें आसपास इस तरह का माहौल मिल जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सक्षम और सशक्त करने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। जी बिल्कुल,
क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में शहर जैसा जो टेक्नोलॉजी है जो शहरों में यूज़ हो रही है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। कई सारे ऐसी योजनाएं हमारी सरकार निकालती है जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को पता ही नहीं होती है, जब तक कि उनको वो जाके कोई बताए नहीं कि आपके लिए ऐसी योजनाएं निकली है। इवन मैं मेरा बता रही हूँ कि जब मैंने ये काम शुरू किया तो सफ़र इतना आसान नहीं था, फाइनेंशियली भी मेरे पास इतना फंड नहीं था कि मैं अपना सेटअप स्टार्ट कर सकूं। और जब आप अकेले खुद कुछ करना चाहते हो तो सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन आप अपने साथ जोड़कर एक पूरी टीम को आगे बढ़ाना चाहते हो तब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये हुआ था मेरे साथ कि हमारी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं निकाली हुई है महिलाओं के लिए, लाइक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हुई, महिलाओं के लिए रोजगार योजना हुई, लेकिन उसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी जब तक कि मैंने खुद ने अपना रोजगार चालू नहीं किया। तो वही चीज़ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ जाकर कोई उन्हें बताए, उसके लिए भी हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है और ऐसे लोग हमें भी चाहिए जो ये सारी चीज़ें स्किल्ड पर्सन वहाँ से चुन चुन के लाए, उन्हें भी आगे बढ़ाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अभी हमारी सिटी इंदौर की बात करती हूँ। इंदौर सिटी इतना डेवलप हो चुका है, लेकिन वहाँ के एरिया में भी मैं जब महिलाओं को इकट्ठा करने गई तो जो उनके पति हैं उन्हें ऑब्जेक्शन था कि हमारी महिलाएं जाके काम नहीं करेगी, बाहर जाके कुछ करेंगी नहीं, चाहे उनमें कितना भी टैलेंट हो वो नहीं करेंगी काम, क्योंकि हम कमा के दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि महिलाओं को कमा के दे रहे हैं कोई, उन्हें पैसा मिल रहा है या फिर कोई ला कर दे रहा है, लेकिन वो स्वाभिमान कहाँ है उनका? जब स्वाभिमान उनमें तब तक नहीं आएगा जब वो खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी या उसके सपने वो खुद पूरे करना नहीं चाहेंगे। तो मेरा ये था कि मैंने उन लोगों को कन्विंस किया उस चीज़ के लिए, जो यहाँ के जिन पुरुषों से मैं मिली, मैंने उन्हें समझाया कि आप सब कुछ कर रहे हो अपने घर वालों के लिए या महिलाओं के लिए, लेकिन क्या आप चाहते हो, क्या आपने सोचा है कि वो क्या चाहती हैं? क्या उनकी खुद अपनी ख्वाहिशें नहीं है, कुछ सपने नहीं हैं उनके? आप एक बार अपने पत्नियों से बात कीजिए, उन्हें समझिए एक बार। उन्हें लगता है कि अगर वो खुद करना चाहती बाहर जाके तो आप उन्हें बिंदास छोड़िए। आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके घर का कोई सदस्य बाहर काम करने जा रहा है तो वो बिल्कुल सही काम करेगा। तो ऐसे लोगों को मैं इकट्ठा किया, ऐसी महिलाओं को मैं उनसे लेकर आई हूँ अपने व्यवसाय की जगह, उन्हें इकट्ठा किया मैंने। और आज मुझे इस बात की खुशी होती है कि कई महिलाएं हैं जो ये चीज़ आगे बढ़ा रही है, जो मैंने जैसा काम उनके लिए किया वो चीज़ और उनके आगे के लिए करें। तो ये चीज़ धीरे धीरे करके एक ग्रामीण लेवल तक पहुँचे या हर गांव तक पहुँचे, तो उसके लिए एक पूरी टीम होनी चाहिए। और मैं इसीलिए बोलती हूँ कि हर महिलाओं को अपने सपने पूरे करने का हक है और उन्हें आगे भी महिलाओं को बढ़ाना चाहिए। अपने साथ साथ वो आगे कई महिलाओं को ले जा सकती है, एक महिला कई महिलाओं को जोड़ सकती है। जी बिल्कुल। संयुक्ता जी, बतौर पत्रकार आपने करियर की शुरुआत की और इन इतने सालों में किस तरह का बदलाव आपने महसूस किया, खास तौर से लोगों की मानसिकता में? रश्क, बदलाव नहीं हो रहा है बिल्कुल भी महिलाओं को लेकर, या जो परसेप्शन है वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो परसेंटेज है, जो स्पीड होनी चाहिए एटलीस्ट, वो बहुत कम है। बहुत धीमे धीमे बदलाव हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद रख रही हूँ कि होगा बड़ा बदलाव और बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। दिक्कत ये है ना कि आप पूरे वर्ल्ड में एक सर्वे करा लो कि एक महिला ऐसी कोई निकलकर सामने आ जाए जो कहे कि पूरी लाइफ में उन्होंने कभी भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह का मेंटल या फिजिकल अब्यूज नहीं सहा है, तो शायद कोई भी नहीं निकलेगा जेंडर को लेकर अगर हम करें। और यही सर्वे आप पुरुषों में करवा लो तो जो लोग सामने आएंगे उनकी संख्या महिलाओं से थोड़ी कम होगी। मतलब महिलाएं में अगर मैं अभी भी मान के चल रही हूँ कि 99.999% ग्लोबली निकल कर आएंगी और कहेंगी कि नहीं हमारे साथ कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पर हुआ है, पुरुषों की संख्या उस हिसाब से बहुत कम होगी। तो मुझे लगता है कि वो जो एक ग्लास सीलिंग आ जाती है ना, उसे तोड़ने की ज़रूरत है। हमें ना एक लेवल पे जाके हमें रोक दिया जाता है, बस इससे आगे नहीं। आप प्रमोशंस वर्क प्लेस पर देख लीजिए, इंक्रीमेंट की जब बात आती है, बेटर डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग पोजीशंस पर जब पहुंचने की बात आती है, तो महिलाओं की संख्या बिल्कुल एक पिरामिड की तरह कम होती जाती है, नहीं दी जाती है, बिल्कुल नहीं दी जाती। और आज भी ये माना जाता है कि महिलाएं एक तो घर में सबसे अच्छा काम करती हैं, अगर वो घर से निकलना चाहती हैं तो टीचिंग कर लो, ये ऑप्शन उन पर थोप दिया जाता है, उनकी खुद की चॉइस नहीं होती। जैसे उर्वशी ने कहा कि वो चाहती हैं कि महिलाएं सपने देखें और उन सपनों को पूरा
क्या करें, हमें सपने देखने का ही अधिकार नहीं मिल पाता। Exactly, क्योंकि संयुक्त जी सो कॉल्ड पुरुष प्रधान हमारे समाज में अगर कोई महिला बॉस हो और अगर वो चीज़ों को अपने हिसाब से संचालित करने की कोशिश करती है और क्रियान्वयन करने की कोशिश करती है या करवाती है तो कई तरह की दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिक्कतें होती हैं, हमने आपने ये चीज़ें फेस की भी हैं। और आप देखिएगा कि जब भी कोई महिला बॉस होगी तो इस तरह से उनके खिलाफ एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है जो बनाते पुरुष हैं, लेकिन ये उनकी चालाकी है कि महिला स्टाफ को भी वो उसमें शामिल कर लेते हैं और महिलाओं को ये समझ में भी नहीं आता। तो मुझे लगता है वो एक समझ विकसित करना भी बहुत ज़रूरी है महिलाओं को, महिलाओं के लिए। मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि महिला महिला की दुश्मन होती है, मुझे लगता है हम सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाँ कई बार थोड़ी बहुत नादानियाँ हो जाती हैं, हम साजिश का हिस्सा बन जाते हैं, तो इस हिस्से में हम ना आए, दूर बने रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे हमेशा लगता है कि ग्लास सीलिंग तोड़ना, वो जो एक दरवाज़ा वहाँ पर है ना जिसके उस तरफ हमें लगता है कि अंधेरा है, हम सब यहाँ जंजीरों में, जो कि समाज की जंजीरें होती है, उसे बांध के बैठे रहते हैं, हमें लगता है कि नहीं अगर वो खोलेंगे तो शायद खाई होगी, हम गिर जाएंगे। जब रीना जैसे लोग या उर्वशी या आकांक्षा या रश जैसे लोग उस दरवाजे को खोलते हैं और उस तरफ रोशनी दिखाई देती है, तब दूसरे लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। संयुक्ता जी, अगर कहीं हम अवैध निर्माण करते हैं या कुछ होता है तो हमने देखा है कि अतिक्रमण वाला अमला आ जाता है, उस अवैध निर्माण को तोड़ देता है, फिर कोर्ट से भी सील किए जाने के आदेश आ जाते हैं कि इन सबको सील कर दिया जाए। लेकिन जिस ग्लास सीलिंग का जिक्र आप कर रही हैं, इस ग्लास सीलिंग को कौन ब्रेक करेगा, कैसे ये ब्रेक होगी? ये ब्रेक हम ही कर सकते हैं। मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि आपकी लड़ाई कोई और आपके बिहाफ पे नहीं लड़ेगा। अगर आपको तकलीफ है, वो हो सकता है इसलिए हो कि आप एक लड़की हैं, तो वो लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ या दूसरे तरह की अब्यूज़ को लेकर भी आकांक्षा जी ने छोटा सा जिक्र किया था कि किस तरह से एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं और उससे लोग निकल कर आते हैं। आप देखना, जब वो लोग दुनिया के सामने अपनी बात रखते हैं और दूसरे लोग उनसे सहमति जताते हैं, वो उनको बताते हैं कि अरे हमारे साथ भी ये हुआ था, तो वो अबाक हो जाते हैं, मेरे साथ भी ये हो चुका है। जब मैं बड़ी हुई और सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा कि उसी वक्त जब मेरे साथ कुछ हो रहा था, दूसरे लोगों के साथ भी कुछ हो रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं कि क्या समस्या है, उसको लेकर लड़ेंगे नहीं, और तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते, वो ग्लास सीलिंग नहीं टूटे। लेकिन बोलने से पहले चुप कराने की प्रवृत्ति भी तो शामिल हो गई है। मतलब ये इतने प्रोमिनेंट तरीके से हर जगह पैठ बना चुकी है कि सामने वाला ये सोचता है कि बोले तो आखिर कैसे बोले। मैं तो हमेशा कहती हूँ ये सब हमारे डीएनए का हिस्सा हो गया है। ये मान लेना कि लड़कियां जो है दोयम दर्जे की है, या वो घर के लिए बनी है, या वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहती है पुरुषों पर, या ये सत्तात्मक समाज है, ये सब हमारे डीएनए का हिस्सा बन गया है। और वो बदलने में, इवॉल्व होने में हम सबको बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हम वो बदलाव लाएंगे। हम नहीं लाएंगे ना तो आने वाली कई 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 पीढ़ियां बहुत पीछे हो जाएंगी, तो हमें वो हिम्मत करनी होगी। बिल्कुल रीना जी, क्योंकि आप पुलिस विभाग में भी हैं और पुलिस प्रशासन का हम काम देखते हैं, बहुत टफ होता है, 24/7 की आप लोगों की भी जॉब होती है। लेकिन हमने वहाँ ये भी देखा है कि उतनी तादाद में महिलाएं अभी भी नहीं है पुलिस विभाग में, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? और जब आप सबके साथ शामिल होती हैं तो वहाँ पे क्या चुनौतियाँ आप फेस करती हैं? हाँ यस, मैंने भी देखा है काफ़ी कि जैसे कई फैमिलियां जाने नहीं देती है बच्चियों को कि नहीं पुलिस में उन लोगों को नहीं भर्ती नहीं होने देंगी, पुलिस की जॉब अच्छी नहीं। आज भी कई लोगों के दिमाग में वही सोच है पहले की कि नहीं महिलाओं को पुलिस में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर शोषण होता है, ये होता है। पर अब जमाना चेंज हो गया है। अब जब महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, जब महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के चल रही है हमारे देश में, तो कुछ महिला और पुरुष कुछ वैसा नहीं है कि आप सोचो कि नहीं अभी भी वैसी सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि महिलाओं को और आगे बढ़ाना चाहिए हर फील्ड में। जैसे कि खेल के मैदान में भी महिलाएं अपना प्रदर्शन अच्छा कर रही हैं, वैसे ही सारी मैं ये कह रही हूँ आज महिला दिवस के दिन कि सारी महिलाओं को, सारी लड़कियों को, सारी फैमिलियां आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप करें, बोले कि नहीं आप स्पोर्ट्स करिए, आप पुलिस विभाग में जाइए, सारी फील्ड में आगे बढ़ाएं लड़कियों को। कहीं भी लड़कियों को डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं लड़कियों को यहाँ नहीं भेज सकते, लड़कियां इस विभाग में नहीं जा सकती, लड़कियां उस विभाग में नहीं जा सकती, सारे विभाग में लड़कियां जा सकती है, क्योंकि लड़कियां खुद ही
अपनी डिग्निटी मेंटेन करती हैं। जी, क्योंकि रीना जी कई लड़कियों से आप भी दो चार होती होंगी, कई शिकायतें लेके आती होंगी किसी न किसी उत्पीड़न के तहत, तो कई बार इस तरह से उनकी काउंसलिंग की जाती है, घर वाले इस तरह से समझा देते हैं कि नहीं बदनामी होगी, तमाम तरह की चीज़ें हैं, ऑफिस का भी कुछ माहौल ऐसा रहता है, दबाव डाला जाता है कि नहीं ये मत करो, ऐसा मत करो। तो ऐसे में फिर आप इस तरह की जो दबी कुचली हुई जो लड़कियां हो जाती हैं उनको कैसे आप लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि ये बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, हम महिलाएं अगर ऐसी कोई भी कंडीशंस होती है तो हम महिलाओं को बताते हैं आप डरिए मत, आप इस चीज़ का डट कर सामना कीजिएगा, क्योंकि जब तक अगर आप डरते रहोगे तो कोई भी चीज़ आप फेस नहीं कर पाओगे। आप इस चीज़ को फेस करिएगा, डट कर सामना कीजिएगा, डरने की जरूरत ही नहीं होती इन चीज़ों में। आप फेस कीजिए ना, आप क्यों डर रहे हो, आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो लाइफ में। बिल्कुल, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हर जगह से महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन सब कुछ करने के सब चाहने के बाद भी वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। ये बेहद ही मतलब चुनौतीपूर्ण है। आकांक्षा जी, क्योंकि आप जिस राज्य से हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्राइबल्स की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, और ऐसी ही महिलाओं बच्चियों को आप भी जागरूक करने का काम निरंतर करती हैं। तो ट्राइबल में शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सके, उनको शिक्षा के साथ संस्कार कितने बेहतर तरीके से डेवलप किए जा सकते हैं, इसको लेके भी आप बहुत लंबे वक्त से काम करती आ रही हैं कि क्या कुछ आपने अब तक फेस किया? जी, अगर मैं आदिवासियों की बात करूं तो वहाँ नारी सशक्तिकरण पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा है। नारी शक्ति का अगर कहीं स्वरूप देखने को मिलता है तो वो आदिवासियों में है, क्योंकि वहाँ आर्थिक स्वायत्ता भी उन्हीं के हाथों में है। रही बात शिक्षा और बाकी चीज़ों से उनको जोड़ने की, तो इसका सबसे अच्छा माध्यम है शिक्षा। यदि आप शिक्षा उन तक पहुंचा देते हैं तो वो अपने आप जागरूक हो जाएंगे। और जिस तरह से अभी स्कूल खुल रहे हैं और उस पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हमको यहाँ से जो नारी शक्तियाँ निकल कर सामने आएंगी वो हमारे देश को एक नए मुकाम तक पहुँचाएंगे। और शिक्षा का बहुत प्रभाव होता है उनके संस्कारों पर भी और आपके व्यक्तित्व पर भी। और ये निश्चित रूप से आने वाले समय में खास तौर पर छत्तीसगढ़ की लड़कियों के साथ तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम हुआ है और शिक्षा के साथ साथ समाज में भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से क्योंकि हम देख रहे हैं महिला स्व सहायता समूह के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश भी की जा रही है, और वाकई में छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अच्छा काम भी कर रही है। आप लोग भी लगातार ट्रेनिंग देते हैं, तो उस ट्रेनिंग के दौरान किस तरह की परेशानियां आप लोगों ने देखी हुई है, और क्या पूरा सहयोग आप लोगों को प्रशासन से भी मिलता है, और जिस तरह से सरकार जो दावे करती है और वो तमाम दावे वहाँ पे सच साबित होते हैं या सिर्फ हवा हवाई रहते हैं? जी, सबसे पहली जो चीज़ होती है किसी भी कार्य के लिए वो है इच्छा शक्ति। आप योजनाओं को तो उन तक पहुंचा देंगे, सुख सुविधाओं को भी पहुंचा देंगे, लेकिन जब तक उनके अंदर की इच्छा शक्ति को आप जागृत नहीं करेंगे, आप उनको कोई भी सुख सुविधा नहीं दे सकते। इसलिए जो सबसे पहला काम है वो ग्राउंड लेवल का होता है। तो जो सबसे ज़्यादा चुनौती है वो इसी चीज़ की है कि जो उनकी परंपरागत चीज़ें हैं उसको सरकारी कार्यों के साथ जोड़ना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। यदि आप उनके लेवल पर जाकर उनकी भाषा में उनके साथ रहकर काम करते हैं तो वो थोड़ा आसान हो जाता है, और उन तक ये धीरे धीरे और हम तेजी से पहुंचाने का काम करेंगे। जी, उर्वशी जी, क्योंकि आपने एक तरह से जिस क्षेत्र में आपने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग की है, शुरुआत की है, वहाँ से आपने बहुत लोगों का पलायन रोका है, और इस पलायन रोकने के लिए वाकई में आप बहुत मतलब शुभकामनाएं आपके लिए। लेकिन दिक्कतें तो हुई हैं और लगातार पलायन हो रहा है, तो महिलाओं के पलायन को कैसे रोका जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईंट भट्टे पे आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन तमाम जगहों पर महिलाओं को ले जाया जाता है, फिर वहाँ पे इनको बंधुआ मजदूरों की तरह इनसे मजदूरी भी करवाई जाती है। तो इस तरह की जो सिचुएशन आती है, इससे कैसे निजात पाई जाएगी? जी, देखिए, जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि ये महिलाओं की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। महिलाएं चाहे तो जो इतना सब कुछ कर सकती है, वो किसी चीज़ को जब मर्जी नहीं हो उसकी कि नहीं ये काम करना है तो वो नहीं की भी कह सकती है। ये महिलाओं को आगे बढ़ना रहेगा इस चीज़ के लिए। आप खुद जाके उस चीज़ के लिए महिलाओं को रोक नहीं सकती जबकि वो खुद अंदर से नहीं चाहती हो। जैसा कि मैंने देखा कि अभी जब मैंने ये काम शुरू किया था
तो महिलाओं की भी अंदर से इच्छा थी, तब जाके मैं आगे बढ़ पाई। नहीं तो अगर वो खुद मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहती तो आज मैं कितने भी लोगों को मना लूँ उस चीज़ के लिए, वो आगे नहीं बढ़ती। लेकिन उनका एक पॉजिटिव मुझे हाँ मिला था कि हाँ हम खुद चाहती हैं, एक उनका नज़रिया था, जो काम करने की इच्छा थी। ये इच्छा शक्ति पर ही पूरा डिपेंड करता है। तो वही चीज़ है कि आप जब तक खुद महिलाओं की इच्छा जान नहीं पाएंगे, तब तक आप उस चीज़ के लिए उन्हें रोक नहीं पाएंगे। महिलाओं पे ठीक है जोर जबरदस्ती किया जाता है, ऐसी जगह उन्हें बधुआ मजदूर बना के उन्हें रखा जाता है, लेकिन इसमें महिलाओं को अपना कदम बढ़ाना चाहिए। वो इस चीज़ के लिए मना कर सकती हैं, क्योंकि इस चीज़ के लिए सरकार ने भी योजनाएं इतनी दी है, इतने कानून है हमारे। अगर कोई उनको इस चीज़ के लिए प्रेशराइज भी करता है तो उन्हें कानूनों का वो करना चाहिए, बिल्कुल साथ लेना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए। हमारे सामाजिक जो लोग हैं, जो महिलाओं के हर चीज़ में मदद करते हैं, उन्हें उनसे जाके बात करनी चाहिए खुल के। और यही चीज़ है कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसी सरकारी बहुत सी योजना है महिलाओं के हक के लिए खड़ी होती हैं, और जब आप जाहिर सी बात है उनके हक के लिए खड़ी होती हैं, जब आपको पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर जब आप इनको कोर्ट कचहरी लेके पहुंचती हैं, इनके हक की लड़ाई लड़ती हैं, तो उस वक्त कितना सहयोग आपको प्रशासन का मिल पाता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वकील नहीं होने की वजह से भी लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, फिर सरकार वकील उपलब्ध कराती है, फिर उसमें भी बहुत सारी अड़चनें आती हैं, तो कितना सहयोग मिल पाता है? लगता है उर्वशी जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। उर्वशी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? नहीं, जी मैं सुन पा रही हूँ। देखिए, हाँ बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि किसी महिलाओं को पुलिस स्टेशन में, आपने अभी सुना मैडम ने जिसे बताया कि महिलाएं जब तक सिक्योर फील नहीं करती, जब तक कि वो सामने भी महिलाएं नहीं देखे, वो अपनी बात खुल के भी उस वक्त तक नहीं बोल पाती है, क्योंकि सामने अगर पुरुष प्रधान कोई रहा तो वो अपने जो प्रॉब्लम्स रहेगी, पुरुष से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स रहेगी तो वो पुरुष को नहीं बता पाएगी। तो यही चीज़ है कि इसका सपोर्ट एक ऐसी महिला को भी करना पड़ेगा जो उस चीज़ में सक्षम हो, जो हर कानून, हर दाव पेच जानती हो कि कैसे इस महिला का साथ दिया जा सकता है, कैसे इसे जिसमें फंसी हुई है, जिस अंधकार में वो है, वहाँ से कैसे उसे बाहर निकाला जा सकता है। तो उसको बिल्कुल सपोर्ट ऐसी महिलाओं का चाहिए ही रहेगा। और जब पूरा एक महिलाओं की टीम रहेगी जो आपको हर रास्ते में मदद करे, तो हर महिलाएं मेरे ख्याल से खुल के बाहर आएंगी और अपनी बात कहेंगी। बिल्कुल। संयुक्ता जी, जब आपने इतना बड़ा फैसला लिया, के तहत अभी मैं देख रही हूँ अभी जैसे कि हमारी सरकार ने जैसे नए कानून निकाले हैं, इसमें आप कहीं पर भी जाइए, देखिए पुरुष भी अगर उस पुरुष प्रधान है उस सेक्टर में, आप पुलिस स्टेशन जाइए या कोर्ट कचहरी में जाइए, तो अभी के इसमें मैं देख रही हूँ कि करते हैं, पुरुष भी मदद कर रहे हैं महिलाओं की, बिल्कुल वो भी आगे आ रहे हैं। वो खुद भी चाहते हैं कि महिलाओं को किसी तरीके का कोई उन पे वो नहीं हो, कोई अत्याचार नहीं करे उन्हें। तो मैंने अपनी आंखों से देखी ये चीज़ें, और मैंने भी कई लोगों का उसमें सहयोग किया हुआ है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है कि पुरुष इस चीज़ में महिलाओं का सहयोग कर रहे हैं। जी। संयुक्ता जी, जब आपने ये ब्रेकिंग द बायस वाला फैसला लिया, तो लोगों के किस तरह से रिएक्शंस रहे और कितना सपोर्ट आपको मिल पाया? जैसे अभी उर्वशी जी ने एक बात कही ना कि जब वो फील्ड पे होती हैं तो उन्होंने देखा कि कई पुरुष ऐसे हैं जो महिलाओं के सपोर्ट में खड़े हैं, उनको आगे ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ भी वही हुआ। मतलब मेरे अगेंस्ट में अगर 50 लोग जो बहुत मजबूती से मेरे साथ खड़े थे और उनमें शायद 10 पुरुष होंगे, तो मुझे लगता है कि हमेशा हमें उन पॉजिटिव वाइब्स को कैच करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है। नेगेटिव को आप देखो, क्योंकि जब तक उन्हें देखोगे नहीं तो आपको जो सिचुएशन है वो ठीक ठीक पता नहीं चलेगी। आने वाले समय में तो वो 50 लोग न जाने कितने में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, और मेरे बच्चे के सामने खड़े होंगे। तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो कि आपने क्यों ये फैसला लिया, इस फैसले के क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, किस तरह से मैं अपनी सोच को और पुख्ता कर सकूं और ये भी इंश्योर कर सकूं कि आने वाले समय में मैं अपने बच्चों को भी ये सोच, ये मेंटल स्ट्रेंथ पास ऑन कर पाऊंगी, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। एक और चीज मैं रश्क यहाँ पे
बोलना चाहूँगी, उर्वशी जी ने कहा कि महिलाएं जो हैं कई बार आगे नहीं आ पाती, खासकर जब किसी तरह के क्राइम उनके अगेंस्ट में होते हैं। संगीता जी ने भी ये बात कही, रीना ने भी ये बात कही। होता क्या है ना, हमारे यहाँ कानून भी देखिए महिलाओं के लिए बहुत है, लेकिन विक्टिम के लिए कोई कानून नहीं है। विक्टिम अगर पुलिस स्टेशन जाता है तो एक तरह से वो एक्यूज जैसा टॉर्चर हो जाता है, खासकर जब वो कोई महिला हो। और जो अक्यूज्ड है उसके लिए बड़े कानून है कि आप उन्हें हरास नहीं करेंगे, आप उन्हें बिठाएंगे, पानी वानी पिलाएंगे। तो बहुत सारे कानून हैं जो हमारे पक्ष में है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो बार बार हमें डिस्करेज करती है। वही बैरियर हमें तोड़ना है और इसमें हमारी मदद वो लोग करेंगे जो सशक्त है। सशक्त सब है, बस हमें अपने उस हिडन टैलेंट को पहचानने की जरूरत है और डेफिनेटली पुरुषों का साथ उसमें मुझे भी मिला, आप सबको मिलेगा और मिलना ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे, मैं कहती हूँ कि फेमिनिस्ट सिर्फ लड़कियां नहीं होती, पुरुष भी होते हैं, और एंटी फेमिनिस्ट सिर्फ लड़कियां नहीं और पुरुष नहीं होते, महिलाएं भी होती हैं। डेफिनेटली, इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ। उर्वशी जी, आप, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। जी, देखिए, मुझे आज महिला दिवस पे मैं देश की सभी महिलाओं से एक ही बात कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को कभी भी दबाने की कोशिश ना करें। देखिए, आपके सपने छोटे हो बड़े हो, हमेशा कोशिश करें कि वो कैसे भी पूरे करें, और सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। आज मैं 36 साल की हूँ, मैंने 13 साल अपने करियर में नौकरी की है। उसके बाद मैंने ये जो 2020 से है ये सपना देखना चालू किया। इसलिए सपना देखने की कोई उम्र नहीं होती, और आप सपना पूरा करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगा दीजिए। नारी कुछ भी कर सकती है, इसीलिए सपना देखना मना नहीं है, और उसे पूरा कीजिए। आपको जो भी सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट लीजिए और बस आगे बढ़ते जाइए। जी, डॉक्टर आकांक्षा जी, क्या संदेश आप इस चैनल के माध्यम से दर्शकों के साथ ही खास तौर से महिलाओं, बच्चियों को देना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जो भी राइटर्स लिख रहे हैं, साहित्यकार लिख रहे हैं, नारी उत्पीड़न, नारी वेदना, नारी संवेदना, ये सब बंद कीजिए और ये लिखिए नारी सशक्तिकरण। नारी के सपनों पर लिखिए और अपनी सफलता की कहानी लिखिए, ताकि नई बच्चियां नए तरीके से सपने देख सके। आप सारी बुरी चीजों को उनसे दूर रखिए और एक पॉजिटिविटी को समाज में फैलाइए। नई बच्चियों से बस यही कहूंगी कि माँ से अच्छी दोस्त कोई और हो ही नहीं सकती, इसलिए जितना माँ तुमको समझ सकती है उससे कोई भी नहीं समझ सकता, इसलिए उनसे अपनी हर एक बात जरूर शेयर करें। आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। रीना जी, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं को सपने देखने का भी अधिकार है और सपनों को पूरा करने का भी अधिकार है, और वो पूरा कर भी सकती है, इसलिए डट कर अपने सपनों को पूरा करें। संयुक्ता जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि चैलेंजेस ना अगर आपको आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मिलेंगे ही, उनसे घबराए ना। चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, ये सब आपकी लाइफ को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर कोई एक आपके पैर को पकड़ के बहुत बुरी तरीके से पीछे खींच रहा है, तो जो पहला कदम है वो और मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। आप जो दरवाजे हैं उसे खोल देंगी, जो ग्लास सीलिंग है उसे तोड़ देंगी। तो ये सब कुव्वत आप में है, बस ये करके दिखाना है। और हमेशा याद रखिएगा, बहुत सुंदर एक कविता है, वो कविता नहीं सुनाऊंगी, इतना वक्त नहीं होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, पर उसका लबो लबाब ये है कि आप जो है एक चिड़िया को जब पिंजड़े में बंद करते हैं तो भले ही उसे कटोरी में खाना दे दे, पानी दे दे, और उसे ये समझाए कि बाहर बहुत स्ट्रगल है, आपको तो मतलब अपनी ही गंध नहीं मिल पाएगी और हो सकता है आप मारी भी जाओ, ये पिंजड़ा ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन फिर भी वो बार बार कोशिश करती है चिड़िया उस पिंजड़े को तोड़ने की। वो कोशिश कभी बंद मत कीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संयुक्ता जी हमारे खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रीना जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। उर्वशी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आकांक्षा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नारी शक्ति के सम्मान पर हमारी ये खास पेशकश कितनी खास थी, ये तो आप सभी दर्शक ही तय कर सकते हैं। वहीं मैं अब आगे ज्यादा कुछ और नहीं कहूंगी। हाँ, जाते जाते चंद पंक्तियां हमारी उन तमाम बेटियों के माता पिता के लिए जरूर अर्पित कर रही हूँ। एक नहीं, अब दोनों हाथ बिटिया के लिए उठाना है, परी नहीं पापा की, उसको शेरनी उसे बनाना है। नमस्कार।